Good morning, everyone. So, as you know, today we are here on the last practice set of this chapter, magnetic effect of electric current. Okay, and after this practice set, I told you that we'll start the next chapter, but here in the next chapter, that is sources of energy, I saw that most of the topics are in the deleted topics. So, better to start the revision from the next chapter after sources of energy. तो जो हमारा चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनसे आपके ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन बन सकते हैं. सो बेटर टू स्टार्ट दैट चैप्टर फर्स्ट. सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लास्ट में करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना है आपको और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है. बट लाइट चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल्स हैं, तो लाइट चैप्टर को हम पहले स्टार्ट करेंगे और बेटर होगा क्योंकि ये लास्ट पोर्शन है आपका, लास्ट सेट है, इसमें क्वेश्चंस भी कम हैं. तो आप जब नेक्स्ट स्टार्ट करें चैप्टर, तो उससे पहले अगर आपको उसके बारे में पता है, उसके फॉर्मूला ही पता हैं, उसके टॉपिक्स पता हैं, तो उसको स्टार्ट करना इजी होगा. ठीक है. सो अब जब आपका टर्न होगा नेक्स्ट, तो उसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि आपको वैसे भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है, तो आप क्या करेंगे कि लाइट चैप्टर को रिवाइज़ करना स्टार्ट करेंगे. क्योंकि डायरेक्ट अगर प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा. इसलिए उस चैप्टर को एक बार आप स्टार्टिंग से देखें, उसके टॉपिक्स को देखें, फॉर्मूलाई को रिवाइज़ करें, तब हम स्टार्ट करेंगे लाइट चैप्टर. ओके. सो हियर इन दिस चैप्टर में हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया था, कौन सा रह गया था, तो एक बार मैं दिखा दे रही हूँ आपको. ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 29. तो ये 29 क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिया था. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें 2 ग्राफ्स थे और दोनों ग्राफ्स में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन अगर होता तो डायरेक्ट आपसे एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस पूछा जाता, प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती. लेकिन यहाँ पर नाम नहीं लिया गया है कि एसी और डीसी हैं और उनसे इतने सारे पार्ट्स बना दिए गए हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन होता तो ये जो और में है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, ऐसे हो सकता था. तो यहाँ तक हमने रिवाइज़ कर लिया था. अब हमें रिवाइज़ करना है 30 क्वेश्चन से. तो ये आपके चल रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये 3 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं. फिर आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 5 मार्क्स वाले स्टार्ट होंगे. तो आपका जो 30th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर. तो आपको पता है कि यहाँ पर एसी और डीसी के बीच डिफरेंस पूछने की जगह पे एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच में डिफरेंस पूछा गया है. तो आपको क्या करना है कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहली बात तो करंट का डिफरेंस है, जो बेसिक है उसको आप टेबुलर फॉर्म में करेंगे और टेबल में एक साइड एसी जनरेटर और दूसरी साइड में डीसी जनरेटर लिखेंगे. और फिर आपको बताना है कि ये जो है प्रोड्यूस कर रहा है एसी और डीसी जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है डीसी. दूसरा डिफरेंस होगा आपका कि इसमें हम किस तरह के जो उसके पार्ट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है. तो आपने पढ़ा होगा कि आपने जो इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक मोटर में आपने जो रिंग्स वाला पार्ट था उसमें पढ़ा था आपने कि उसमें जो है वो स्प्लिट रिंग्स होते हैं. और जो ये पढ़ा था आपने जनरेटर्स में स्लिप रिंग्स पढ़े थे. तो जहाँ पर आपको डीसी चाहिए होता है वो बिल्कुल मोटर की तरह वर्क करता है, उसमें स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर होते हैं. और जो आपका एसी जनरेटर है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर स्लिप रिंग्स होते हैं. ये पार्ट्स में डिफरेंस है. तो इस तरह के जो पार्ट्स हैं एसी और डीसी को जनरेट करने के लिए, पता है आपको कि एसी में डायरेक्शन चेंज करनी है तो ब्रशेस से जो कनेक्शन होता है रिंग्स का वो इस तरह से होता है. और डीसी में करंट एक ही डायरेक्शन में, तो जो रोटेशन है उसकी डायरेक्शन बदलती ही नहीं है. तो आपका जो बेसिक डिफरेंस इसमें क्वेश्चन में देखिए, डिफरेंसेस भी नहीं पूछा है, डिफरेंस पूछा है. तो एसी और डीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो ये 2 डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में. उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी कह सकते हैं.
एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ऑफ रेटिंग 3 एम्पियर। तो फ्यूज़ की जो रेटिंग है वो 3 एम्पियर दे रखी है, और आपको पता है फ्यूज़ की रेटिंग या करंट रेटिंग भी हो सकता है। उसका मतलब क्या होता है कि फ्यूज़ को मैक्सिमम 3 एम्पियर की करंट प्रोवाइड की जा सकती है, उससे ऊपर करंट अगर मिलेगी तो फ्यूज़ का वायर ब्रेक हो जाएगा। तो ये रेटिंग का मतलब यहाँ ये है, इज़ कनेक्टेड इन अ सर्किट इन विच एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ पावर 1 किलोवाट। तो बेटर टू राइट गिवन हियर। तो पावर इसकी कितनी दे रखी है, 1 किलोवाट, और कनेक्टेड विच ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट, और ये क्या दे रखा है, वोल्टेज 220 वोल्ट। व्हाट वुड हैपन। तो इसमें एक्चुअली ये नहीं लिखा है कि फाइंड क्या करना है, और ऐसे क्वेश्चंस पे ही प्रॉब्लम आती है कि व्हाट वुड हैपन का आंसर आप थ्योरी में देंगे या फिर कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो ये थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चन इसीलिए कहलाते हैं कि यहाँ पर ट्विस्टेड क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आए कि रेटिंग दे रखी है फ्यूज़ की, करंट रेटिंग है, और आपसे कोई गिवन सिचुएशन देखकर पूछा जा रहा है कि क्या होगा, इसका मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो फ्यूज़ का वायर है, जो फ्यूज़ है उसको 3 एम्पियर करंट मिली तब तो वो सेफ़ रहेगा, ब्रेक नहीं होगा, सर्किट भी ब्रेक नहीं होगा। और अगर फ्यूज़ को 3 एम्पियर से ज़्यादा करंट मिली है तब वो ब्रेक हो जाएगा और सर्किट आपका ओपन हो जाएगा, डिवाइस काम नहीं करेगी। तो 3 एम्पियर से यहाँ कोई सेंस नहीं, 3 एम्पियर से क्रॉस चेक करना है कि करंट 3 एम्पियर आ रही है या उससे ज़्यादा आ रही है या उससे कम आ रही है। तो आपको इससे आई फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आप करेंगे क्रॉस चेक 3 एम्पियर से। तो अब पी और वी गिवन है, कौन सा फॉर्मूला होगा आई कैलकुलेट करने के लिए। तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, पी इज़ इक्वल टू वी आई। तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा आपका पी अपॉन वी। ओके, पी अपॉन वी में जो पावर है वो किलो वॉट में है और आपको यूज़ करना है वॉट में, ठीक है। तो 1000 वॉट अपॉन आपका ये हो जाता है 220 वोल्ट। दोनों एसआई में आ गए हैं। अब आप अगर सॉल्व करेंगे, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया है, 100 अपॉन 22। ओके, तो अब अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आंसर है इसका 22 से आप डिवाइड करेंगे 100 को। ओके, तो एक आइडिया यहीं पर लग रहा है, डिवाइड तो बाद में करेंगे जितना भी आंसर आएगा, एक आइडिया यहीं लग रहा है कि 22 4 88 होगा और 88 ही इसमें फिट आएगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो 22 4 88 यानी कि 4 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है। तो करंट यहाँ से कितनी निकल रही है, 4 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब करंट 4 से भी ज़्यादा है। और करंट को कितना बियर कर पाएगा फ्यूज़, 3 एम्पियर की करंट ही बियर कर पाएगा। तो व्हाट वुड हैपन के आंसर में आप क्या लिखेंगे कि हियर द वैल्यू ऑफ सप्लाइड करंट इज़ 4 पॉइंट, जो भी आंसर आ रहा है पूरा आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। सप्लाइड करंट इज़ दिस बट द करंट रेटिंग फॉर फ्यूज़ इज़ दिस, it means supplied current is more than current rating, so circuit will break and the fuse wire will also break, so the device will not work at this power and voltage. ओके, तो ये आपका पूरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है 2012 में। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है और पूरी कैलकुलेशन के साथ में थ्योरी में भी आंसर लिखना है, तब आंसर आपका प्रॉपर माना जाएगा। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। अब हमारे पास ये हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें मोस्टली क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही मिलेंगे, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं। बस ये होगा कि उसमें लिखना ज़्यादा होगा, डायग्राम बेस्ड हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्किंग वाले। जैसे फर्स्ट है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर यूजिंग अ वेल लेबल्ड डायग्राम। तो या तो एक टाइप ये होता है कि ऐसे वाले क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं, पार्ट्स के अलग अलग मार्क्स होते हैं। जैसे अगर ये 5 में आ रहा है तो लिखा है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, तो जब आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 1 मार्क का डायग्राम है, 1 मार्क का कंस्ट्रक्शन है और 2 मार्क्स की वर्किंग है।
और 1 मार्क लेबलिंग का दे रखा है। डायग्राम 2 मार्क्स का हो गया टोटल, क्योंकि एक तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, दूसरा उसकी लेबलिंग भी करनी है। ओके, तो या तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि आपको 5 अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे, जैसा आपने पीछे भी देखा है कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो आपको 5 पार्ट्स मिलेंगे, उन 5 पार्ट्स के आपको क्या लिखने होंगे, आंसर। तो हर एक पार्ट 1 मार्क का होगा। तो या तो ये मेथड हो सकता है। इसी तरह से आप क्वेश्चन 2 देख रहे हैं, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। तो वर्किंग आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। एक और इसकी शॉर्ट ट्रिक है अच्छे मार्क्स स्कोर करने की, कि आपको क्या करना है कि जब भी आप वर्किंग लिखें, कंस्ट्रक्शन को तो आपको डायरेक्ट लिखना है, जब भी आप वर्किंग लिखें तो आप वर्किंग को पॉइंट वाइज लिखा करिए। ठीक है, जितने आप पॉइंट्स डाल के आंसर लिखेंगे उतना क्या होगा कि आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट आसानी से रीड आउट किया जा सकता है। जबकि आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है, जो पैरा है, उसमें हर एक लाइन, हर एक सेंटेंस को रीड करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं होता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, इस तरह से आप आंसर लिखें वर्किंग का। तो इसमें भी एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन वर्किंग है, लेबलिंग भी है। तो यहाँ पर लेबलिंग और डायग्राम मिला के 1 मार्क होंगे, या 1.5 मार्क्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और पार्ट एडिड है, हाउ कैन यू कन्वर्ट एसी जनरेटर टू डीसी जनरेटर। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि उसका पार्ट चेंज करके, जो स्प्लिट रिंग्स हैं स्लिप रिंग्स से चेंज करके, और जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उसको एक ही डायरेक्शन में सेट कर देंगे, तो डीसी जनरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है उसको डिफाइन करना है। व्हाट डिसाइड्स इट्स पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी कैसे डिसाइड होती है। तो इसकी पोलैरिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है करंट से, करंट फ्लो होगा, तो करंट का जो मैग्नेटिज्म जनरेट होगा वही इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिज्म का रीज़न है। तो उसकी पोलैरिटी करंट की डायरेक्शन से पता चलती है। करंट किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल। हाउ इट डिफर्स फ्रॉम अ परमानेंट मैग्नेट, ये डिफरेंस भी आप कई बार लिख चुके हैं, तो यहाँ डिफरेंस भी लिखना है। लिस्ट द 3 फैक्टर्स एंड एक्सप्लेन हाउ स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन दीज 3 फैक्टर्स, जिन पे इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके वेज आपको पता है। करंट इंक्रीज़ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगी, नंबर ऑफ़ टर्न्स इंक्रीज़ करेंगे, सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि बताना है 3 फैक्टर्स और एक्सप्लेन भी करना है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ से लेकर तो ये आपका 1 मार्क में आ जाएगा। स्टार्टिंग वाले पार्ट 1 मार्क के हैं, और 3 फैक्टर्स जहाँ पर है वो 3 मार्क्स का होगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिखने पर ही ज़्यादा फोकस करना है कि आंसर हम अच्छी तरह से और वेटेज के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे। जैसे अगर आप व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये पार्ट 1 मार्क का ही है, इसमें आप कितना भी लिख दें आपको 1 मार्क ही मिलना है। 3 फैक्टर में 3 मार्क्स मिलेंगे, तो हर एक पार्ट 1-1 मार्क का है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर को सेट करना है। जहाँ हमें ज़्यादा लैंग्वेज चाहिए वहीं हम ज़्यादा लिखेंगे, जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्किंग टाइप के हैं वहाँ आप लैंग्वेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर इस तरह का वेटेज है कि इतने मार्क्स इसके हैं वहाँ उतना ही आंसर लिखें, तब बेटर होगा। लास्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का दे रखा है कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी to show how a moving magnet may be used to generate an electric current। तो वही है आपका फैराडेज एक्सपेरिमेंट दे सकते हैं आप एक्टिविटी में। यहाँ पर फैराडे का कोई भी एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड में से, दोनों मूविंग मैग्नेट के हैं। तो आई थिंक फैराडे का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो लिखेंगे यहाँ पर तो बेटर होगा। कॉइल रेस्ट पे है, मैग्नेट मूविंग है। टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट, गैल्वेनोमीटर लगाकर दिखाएंगे कि करंट जनरेट हो रहा है। स्ट्रेट द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा रूल यहाँ पर यूज़ होता है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को भी लिखना है। जनरेटेड इन अ क्वाइल इन दिस मैनर, तो बस यही 2 पार्ट्स हैं। एक्टिविटी को डिस्क्राइब, अब देखिए ये एक्टिविटी डिस्क्राइब करनी है तो डायग्राम के मार्क्स हैं और लैंग्वेज के। यहाँ पर आपको लैंग्वेज ज़्यादा लिखनी है क्योंकि डिस्क्रिप्शन देना है एक्टिविटी का, तो लैंग्वेज कहाँ कितनी लिखनी है डिपेंड्स ऑन यू। जितना अच्छा आप लैंग्वेज वाला क्वेश्चन
कर सकते हैं, अच्छी लैंग्वेज लिखें, अच्छे वर्ड्स यूज़ करें और उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करें, देन इट वुड बी बेटर। ओके, तो आपका ये यहाँ पर प्रैक्टिस सेट फिनिश हो रहा है। अब आपको पता है कि आपको स्टार्ट करना है लाइट चैप्टर। सो ऑन द नेक्स्ट टर्न वी विल स्टार्ट फ्रॉम लाइट चैप्टर। ओके, थैंक यू।